बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट मिल गया और 180 अरकान ने उन पर एतमाद जाहिर किया है। ये एतमाद का वोट किस लिए लिया गया? अलबत्ता क्या उनको ये डर था कि मैं नाअहल हो सकता हूँ, और जिसका उन्होंने इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अदलिया घर भेजना चाहती है तो मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। अलबत्ता रुकन पार्लियामेंट कई अरकान ने यह कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हम आपके साथ हैं। दूसरी जानिब JUI ने भी इस तरह की स्टेटमेंट उनके रहनुमाओं ने दिए हैं। हमारे ज़राए का ये कहना है कि सड़कों पे भी आने का उनका प्लान है। तो ये अदलिया को हिरासा किया जा रहा है, या कि रुकन पार्लियामेंट ठीक कह रहे हैं कि अदलिया का काम पंचायत लगाना नहीं है, अदलिया सिर्फ कानून पर अमल दरामद करने की पाबंद है, अदलिया सिर्फ कानून की बात करे, अदलिया के पास इख्तियार नहीं है कि वो आइन को रीराइट करे। तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, जिसपे आज उन्होंने कहा है कि अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बैठ जाती हैं तो खुद ही अफवाह मुतफीम के साथ आप फैसला कर लें। हमारे ज़राए का कहना है कि अब तमाम जो स्टेक होल्डर हैं इंक्लूडिंग PTI जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, आज हुकूमत और PTI के अरकान आपस में बैठ गए और कुछ PTI की शराइत भी सामने आई हैं। वो भी हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे कि क्या उन शराइत पे हुकूमत अमल दरामद करेगी, हुकूमत वो शराइत मानेगी या नहीं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कई मुल्की अदवार देखे हैं, मुल्की सियासत के, और आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल के मामलात होते हैं वो भी आप बड़े गौर व फिक्र से उनको स्टडी करते हैं और आप तक सही नॉलेज पहुंचाते हैं। शाह साहब, सैयद सज्जाद अली शाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ हुकूमती मौक़िफ़ पर नजर सानी डालेंगे, हुकूमती मौक़िफ़ पेश करेंगे। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नईम आवान साहब, बहुत शुक्रिया सर। आवान साहब, थैंक यू, आपने टाइम दिया। मैं आता हूँ आपके पास, ज़रा हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं उनसे पूछ लें। शाह साहब, कल आपने सुना कि जो ये 3 रुकनी बेंच है ये पार्लियामेंट में आए, तो क्या माजी में पहले कभी ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत के जरिए, जिसको PTI कह रही है कि जजेस को धमका के बुलाया जा रहा है पार्लियामेंट में, ये ठीक जा रही है हुकूमत? अस्सलाम वालेकुम साजिद, बात यह है कि बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन डाला है। सफ़र हमने खुद भी पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में जितने अदवार जमहूरियत के गुजरे उसमें ऐसे मामला देखे नहीं कभी। और अब जो कुछ हम देख रहे हैं इसमें आगे जो आने वाला दौर होगा उसमें ये अजीब ही एक चेंज आएगी और हर आदमी जो है वो अदलिया के ऊपर उंगलियां उठाएगा। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल अच्छा, ऐसा होने की पहले कोशिश की गई है कई मरतबा, लेकिन वो नाकाम रही माजी के अदवार में। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ अपनी जाती राय से कि जो पार्लियामेंट का आज भी जो कॉन्फिडेंस का वोट लिया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और उनको बाकायदा अक्सरियत ने वोट दिया, भारी अक्सरियत थी, तो वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत भी सिर्फ इसलिए पड़ी कि सिर्फ बताना ये है कि पार्लियामेंट जो है वो अदलिया से सुपर है, ठीक है, और एक्चुअल जो है वो कानून साज असेंबली है। तो उसको समझाने के लिए ये सारा काम किया गया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अदलिया के अपने काम है वो आइन पे वाकई अमल दरामद कराना है, कानून पे अमल दरामद कराना है। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले जो स्टेट बैंक गवर्नर को ऑर्डर गए, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर गए, सब वो हवा की धूल हो गए और तमाम चीजें जो वहीं के वहीं पड़ी रह गई। और वाकई में आप देख रहे होंगे कि 14 मई के हवाले से आपको तमाम चीजें वाज़े तौर पर अब नजर आ रही हैं, पहले ब्लर थी, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ पिक्चर बड़ी क्लियर है। वाज़े है कि 14 मई वाला मामला जो है अब नहीं हो सकता। अब हो सकता है कि टेन्योर खत्म होने के टाइम पे अक्टूबर में जो अक्टूबर नवंबर के मामला थे वो उसमें जिसका शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी है जनरल इलेक्शन में मामला जो नजर आ रहा है, क्योंकि बैकफुट पे चले जाना अदलिया का वो भी एक सवालिया निशान है। वो हम क्योंकि अदलिया के मामला है, मौजूद अदलिया के लिए हम डिस्कस कर नहीं सकते उस हवाले से, मगर वो भी एक सवालिया निशान है कि बैकफुट पे नहीं होना चाहिए था, मामला क्यों हुआ। और आज भी 3 कुर्सियां लगी और आपने देखा होगा कि क्या हुआ, क्या मामला रहे। तो इन चीजों से मैं समझता हूँ एक नई रविश रखी गई है, ऐसा ही है। ठीक है, चले नईम आवान साहब, अब आपकी हुकूमत
कह रही है कि आपने तौहीन पार्लियामेंट की है, आप के लिए एक आपने इस्तेहकाक कमेटी बनाई है जिसमें आपने मुतालबा किया है कि वो जजेस पार्लियामेंट में आके पेश हो, तो फिर कौन अदलिया की मानेगा? हर हुकूमत ये करेगी। आप किस रिवायत का आगे ये आप लाएअमल लेकर जा रहे हैं और फिर आप खुद को कहते हैं हम आईन पाकिस्तान के अमीन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह साजिद भाई कि असल में आपके बिल के अंदर है कि इस मुल्क के अंदर 4 सतून है, और 4 सतून में अगर बात करूं, जैसे आपका अदलिया है, आपका जर्नलिज्म है, आपका मसला फाज है, और चौथा सतून जो है वो पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट जो है वो आपको पता है सुपीरियर इदारा है और सुपीरियर इदारा जो होता है उसकी बास्केट के अंदर तमाम इदारे जो होते हैं उसकी रहनुमाई जो करता है वो पार्लियामेंट करता है। अब पार्लियामेंट के अंदर आज जो है वो अदम एतमाद का जो वोट लिया गया, अदम एतमाद का वोट लेने की बुनियादी वजह भी यही थी कि इस मुल्क के अंदर बात यह है कि जो अभी मौजूदा हालात जो बने हुए हैं, और क्योंकि आपके बिल के अंदर है कि इस सारे पूरे केस को अगर आप बुनियाद से अगर आप थोड़ा सा इसको आपने भी देखा है कि इसके अंदर बेसिकली जो चीफ जस्टिस ने इसके अंदर जो 9 रुकनी जो बेंच बनाया था, इस 9 रुकनी बेंच के अंदर से जो है वो 2 अदद जो है वो खुद निकल गए और 2 जो थे वो जो है वो चीफ जस्टिस ने उनको साइड पे कर दिया। अब रह गए 5 अदद जो है वो जजेस, उसमें से 3 का जो फैसला आया, और 3 के फैसले के अंदर अगर आप देखें जो बुनियाद थी उस फैसले के अंदर, उसमें ये बात बताई गई चीफ जस्टिस को कि ये बेसिकली सूबे खुद मुख्तियारी के बाद अब अगर ये सूबा पंजाब का अगर कोई केस है तो हाई कोर्ट में वो केस ऑलरेडी चल रहा है, तो हाई कोर्ट जब तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा सू मोटो इस पर बनता नहीं है। लेकिन बात यह कि उसके ऊपर सू मोटो लिया गया। अब सू मोटो ले लिया गया तो फिर आप वो जो फैसला 3 जजेस ने दिया था, और 3 जजेस ने खुद ये कहा था चीफ जस्टिस को कि हमें इससे बाहर निकल जाना चाहिए कि ये हम इसके ऊपर जो है सू मोटो हमारा बनता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि चीफ जस्टिस ने जो है वो उसके ऊपर सू मोटो लिया, और सू मोटो लेके उसके ऊपर कहा कि अब इलेक्शन होने चाहिए। आप ये देखें, आप अभी सूरत हाल क्या बनी है कि चीफ जस्टिस जो है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को आप राजी कर लें, अगर आप राजी कर लेते हैं और आप लोग आपस में इत्तेफाक राय से आगे बढ़ते हैं तो हम 3 महीने को भूल जाते हैं, मजीद आगे इसकी डेट दे देते हैं, जुलाई की दे देते हैं, जून की दे देते हैं। तो हम क्या समझे इसको? बात यह कि इस वक्त पार्लियामेंट असद महमूद आज कह रहे थे कि वजीर आजम साहब आप देखते हैं आपको कौन हटाता है। तो ये तड़ियां आप लगा रहे हैं मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को, और वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है। आपको याद होगा आपके ही टेन्योर में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर जाना पड़ा था, ऐसा ही है। देखिए माजी के अंदर जो फैसले जजेस ने किए, मैं अगर जुल्फिकार अली भुट्टो से स्टार्ट करूं, जो उनका जुडिशल मर्डर हुआ उससे लेकर कितने वजीर आजम घर भेज दिए गए। बात ये ना कि पार्लियामेंट में तो आपसे यही कर रहा हूं कि सुपीरियर इदारा है, अगर कोई केस सुनना है तो फिर आप मुद्दई से भी आप पूछें कि बात ये कि आप किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये देखें ना, एक चीफ जस्टिस है, उसका जो है वो पार्लियामेंट के अंदर एक ही वोट है। अगर 3 जजेस को आप उसमें ऐड कर दें, 4 जजेस को ऐड कर दें तो उनके 4 वोट हो गए। वजीर आजम जो है वो 23 करोड़ अवाम में से, अगर मैं टोटल यहाँ वोटर की बात करूं पाकिस्तान में 5 करोड़ 60 लाख वोटर है। चले मैं आता हूं मैं जरा हमारे में इस वक्त ज्वाइन किया है इकबाल अडवाणी साहब ने। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़ी गहरी नजर है आपकी। बहुत शुक्रिया सर इकबाल अडवाणी साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में। इकबाल अडवाणी साहब, इकोनॉमी पे तो आपसे अक्सर बात होती रहती है, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे जो कि पार्लियामानी मामलात बड़े गंभीर मामलात तक पहुंच चुके हैं। क्या माजी में इस तरह हुआ है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहे कि आप पार्लियामेंट में आ जाएं? लेकिन यही बात है ना, आज इन्होंने एतमाद का वोट लिया है तो अभी मुझे लगता है कि जो हुकूमत है वो भी थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिवाइड है, और हमको ये भी पता है कि अभी इनको कहाँ से इतनी पावर किस तरह आ गई, ये तो चले एक अलग बात है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है तो पाकिस्तान में यानी अभी मुझे लगता है और माजराई बढ़ सकती है। अच्छा, जाएगी क्या मार्शल लॉ या इमरजेंसी? देखिए अभी आज मुज़ाकरात तो शुरू किए इन्होंने इलेक्शन के हवाले से, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो। अब ये तो अब आप देखें जैसे से वक्त गुजरेगा, 4-6 दिन और निकलेंगे तब सामने सब पीछे आएंगी, लेकिन हालात यानी मुझे आज और काफी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे जराए ये बता रहे हैं कि पीटीआई ने उस मुज़ाकरात में कुछ शर्त शराइत रखे हैं,
उसमें से मैं आपको बता भी देता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि जून जुलाई में इलेक्शन करवा दें और आप असेंबलियां तहलील कर दें कमिंग मंथ में। तो ये मुमकिन है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना, मई में तो पॉसिबल नहीं है, ये तो एक आपको नजर आ रहा है। असल में अब पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी डिमांडें मनवा सके, क्योंकि अभी हुकूमत तो चाहती ही नहीं इलेक्शन अक्टूबर में भी हो। अगर पीटीआई, अगर मुझे लगता है कि अक्टूबर में भी एक तारीख ले लें तो वो भी पीटीआई की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन पीटीआई इन चीजों को समझ नहीं पा रही, वो एक दूसरी सोच रखी हुई है। इनको ये सोचना चाहिए, नून लीग और ये मौलाना फजलुर रहमान ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, ये एक सच्चाई है। तो वो तो चाहेंगे कि अक्टूबर भी नहीं हो, लेकिन उनको अक्टूबर का एक्सेप्ट करना इनके लिए जरूरी है कि उनको अपनी सियासत भी रखनी है, लेकिन वो चाहेंगे कि ऐसे हालात हो कि अक्टूबर में भी नहीं हो। और पीटीआई को वो मौका इनको नहीं देना चाहिए कि ये इलेक्शन अक्टूबर में भी ना हो। और पीटीआई वो चीजें कर रही है कि इससे मुझे लगता है कि वो उनको मौका दे रही है कि इलेक्शन ना हो। और जब इलेक्शन गवर्नमेंट को, जो आज नून लीग हो गई या मौलाना फजलुर रहमान, आप सोचे अगर इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में भी होते तो इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, तो वो तो चाहेंगे इलेक्शन नहीं हो। अगर पीटीआई अक्टूबर में भी इलेक्शन का हामी भर ले और वो अक्टूबर में भी इलेक्शन की हामी भर ले तो बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे जाके वो एक और प्रॉब्लम निकालेंगे कि जब तक नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नून लीग को इलेक्शन सूट ही नहीं करते इस साल में, लेकिन फिर भी वो अभी भी अगर वो बात कह रहे हैं कि अक्टूबर में हम करने के लिए तैयार हैं, पीटीआई को अपनी थोड़ी असर कम करके, अपनी एग्रेसिव पॉलिसी कम करके अक्टूबर में भी इलेक्शन में हामी भर लेनी चाहिए और तारीख डिक्लेयर कर देनी चाहिए। लेकिन पीटीआई अगर इसी तरह जाराना पॉलिसी रखेगी तो ये देखें अक्टूबर में भी इलेक्शन से दूर हो जाएगा। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि एक जहाज तैयार है जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान में आ रहा है और पाकिस्तानी अवाम को हम सस्ता पेट्रोल देने में कामयाब हो जाएंगे। क्या कोई ऐसी इकदाम तो नहीं है कि जो हुकूमत अवाम को देगी ताकि अवाम में कुछ गम गुस्सा अवाम का कम हो, फिर इलेक्शन की तरफ जाए? बिल्कुल यही है ना, मैं यही कह रहा हूँ। अगर अभी इतना टाइम नहीं है, अक्टूबर में भी इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं तो पीटीआई अपनी मतलब जो टिकटों की तकसीम है, अपनी पार्टी को जो भी इनके प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको सॉल्व करने में भी इतना टाइम निकल ही जाएगा। तो पीटीआई को अक्टूबर में हामी भर लेनी चाहिए। अगर पीटीआई अगर इस तरह से जून जुलाई 1-2 महीनों से कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो इलेक्शन और लेट करवाए, क्योंकि इनके पास तो ये साल में इलेक्शन जीतना नामुमकिन है, अक्टूबर में भी ये नहीं जीत पाएंगे। तो उनको अगर आप मौका दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि पीटीआई पता नहीं किस तरह की सोच रख रही है। 2-3 महीने डिले कर, 2-3 महीने जल्दी इलेक्शन के उसके लेने की वजह से ये मुझे लगता है कि उससे भी कहीं हाथ। और अगर लास्ट में एक आखिरी सवाल, और अगर ऐसा कोई कारनामा हुकूमत करने में कामयाब हो जाती है, अवाम को रिलीफ दे देती है, 50% पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो चांस है हुकूमत का कि दोबारा इख्तिदार में? नहीं, अभी इस साल आप कितने भी रिलीफ, अभी जो हालात चल रहे हैं, कोई भी चीज अभी कितनी भी आप सस्ती कर दें वो कितनी कर लेंगे, जो महंगाई जिस रूज पे पड़ गई। ऐसे में लोगों को आज के गवर्नमेंट से इतनी नाराजगी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसकी वजह से वो पीटीआई की तरफ देख रहे हैं। अक्टूबर में इलेक्शन हो, अगस्त में हो, नवंबर में हो, पीटीआई जीतेगी। गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, ना इनकी ऐसी कोई पोजीशन है, ना इनके हाथ में ऐसा कुछ है। इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बन रहे हैं। हाँ, अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते हैं और फिर इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान वजीर आजम बनेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, इनको मौका नहीं देना चाहिए कि इलेक्शन अक्टूबर से भी डिले हो जाए, लेकिन जिस तरह से माजरा है और जो माहौल चल रहा है तो फिर इलेक्शन आप भूल जाए। लास्ट में ये बताइएगा, ये जो पार्लियामेंट इस्तेहकाक की कमेटी में जजेस को खतों किताबत की गई है, स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने खत भेजा है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को कि आप पार्लियामेंट में आए, और आपने तौहीन पार्लियामेंट की है, जजेस आएंगे? जज तो आना किस तरह आएंगे, लेकिन वो जज की तौहीन नहीं हो जाएगी इस माहौल में अगर जज को इस तरह बुलाया जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट तो हर वो चीज में जाएगी जिसकी वजह से इलेक्शन और दूर हो जाए। तो ये सब चीजें अपना अपने आप तो देखें, आज जिन लोगों ने अदम एतमाद तहरीक पास हो गए तो इनका तो थोड़ा समझो तैयार भर गया, यानी एक तरह से सियासी फतेह हो गई इनकी।
तो अब वो चाहेंगी कि इलेक्शन और डिले हो। अब इनका दूसरा टारगेट यही होगा कि इलेक्शन नहीं हो, क्योंकि हुकूमत को इलेक्शन सूट नहीं करते। अब वो कोई भी कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे इलेक्शन नहीं हो, और पीटीआई को इनको ये मौका नहीं देना चाहिए। पीटीआई को थोड़ी नरमी करनी चाहिए और अक्टूबर की किसी भी तारीख में हामी भर के उसको अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपने सर तजिया सुना इकबाल अडवाणी साहब का। शाह साहब, मैं नईम साहब का हुकूमती मौकिफ लेता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि ये जो जजेस को बुलाने का मामला है, ये होता हुआ नजर आ रहा है या कि वो कहता है पत्ता फेंका गया हुकूमत की तरफ से? सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करके आगाज करते हैं कि ऐवान साहब ने एक बात की बड़ी जबरदस्त के कहा गया कि पीटीआई से मुज़ाकरात किए जाएं, ये चीफ जस्टिस ने कहा। तो उसमें इनको जो सुनहरियो नजर आया वो बयान किया ऐवान साहब ने। आज जब ये केस चल रहा था तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि इलेक्शन केस में जब ये बात हो रही थी तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकते। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं। ट्रू, मुज़ाकरात पे मजबूर नहीं कर सकते, अदालत का हुक्म नहीं है, सिर्फ तजवीज है। ओके, पहली बात तो ये कि हम यहाँ आपस में कंट्राडिक्शन ना हो जाए अदलिया के हवाले से भी। तो पहली चीज हम ये दुरुस्त कर रहे हैं कि उन्होंने तजवीज दी थी। अच्छा, उस तजवीज में अब जो सिचुएशन नजर आ रही है, आप कह रहे हैं कि वो स्पीकर साहब ने जो खत लिख दिया। देखिए, खत है, वो नोटिस नहीं है। सही, जरा देखिएगा, ये खत लिखने का इख्तियार है असेंबली के हाउस के जो चलाने वाले हैं। बिल्कुल स्पीकर साहब को ये इख्तियार है कि वो खत लिख सकते हैं और दावत दे सकते हैं। ये कोई पाबंदी नहीं है कि जी आपने जरूर आना, वायलेशन हो जाएगी। ओके, एज ए गेस्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा। लेकिन ये जो बात चल रही थी कि पीटीआई के लोग असेंबली पहुंच रहे हैं, वो जो 9 की बात हो रही थी या दीगर लोगों की, तो वो कानून में आ नहीं रहा कि वो दोबारा बहाल हो, वो कॉमन मैन हो चुके हैं। तीसरी बात जो आपने की कि इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये भी आप तज्जिया ले रहे थे बड़ा जबरदस्त। उसमें मैं आपको बताऊं कि पीटीआई जो इस वक्त शराइत लग रही है ना, मैं नहीं समझता कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। मेरी अपनी सोच है कि ये मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होंगे और फिर एक हाहाकार मचेगा। ये सुकून नहीं है, ये कोई आखिरी मरहला नहीं है, और ना इन मुज़ाकरात की कोई कानूनी हैसियत है। और उनका कहना यह है कि असेंबलियां मई में तोड़ दी जाए। असेंबली टूट गई तो जो हमारे जराए ने इंफॉर्मेशन भेजी है, मैं आपको बता दूं, पीटीआई ने शर्त शरार रखे हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात है उसकी अंदरूनी कहानी जो सामने आई है, तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 शराइत सामने आई हैं। एक मतलब रवां साल मई में कौमी असेंबली और दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील की जाए, बिल्कुल तोड़ दी, आइन में तरमीम की जाए, आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेने होंगे, रवां साल जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात करवाए जाए। जी, ये तीनों थी। और तीसरी जो इसके अंदर बात उन्होंने की है कि बिल पास किया जाए असेंबली से, आइन में तरमीम का, और ये जो इलेक्शन आगे करने के मामला थे इसका। अब ये तीनों शराइत ऐसी हैं, आप बताएं कि साजिद ये शराइतें अगर माननी होती तो बात इतनी बिगड़ती क्यों? बात ये अदलिया में और पार्लियामेंट में इतने हंगामा आ रहा है क्यों हो रही होती और ये तसादुम क्यों हो रहा होता? मैं इसको ये कहूंगा कि ये चीज आप माने ना माने, ये आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए ये अजीब फुटबॉल के गेम बन जाएगा और हर आदमी गोल कर रहा होगा अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे। तो इसको एक कानूनी शक्ल देना, अब ये बिगड़ गई है, ठीक है। अब नई हुकूमत आए या यही हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से कुछ ऐसी तरामीम करे कि जमहूरियत अपनी जगह, चारों सुतून अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी डोमेन में रहे। और ये चीजें अगर नहीं की गई तो आने वाले वक्तों में साजिद बड़ा नुकसान होगा। सर नहीं और साहब, ऑडियो भी कुछ दिन पहले मुबैना तौर पे लीक हुई जो कि अवाम पाकिस्तान ने सुनी, जिसमें सास से लेके कई किरदार सामने थे और इन्हीं जजेस की वो घर वालों की ऑडियो थी। आपको याद होगा जब मरियम साहिबा की ऑडियो लीक इमरान खान के दौर में हुआ करती थी तो आप कहते थे घर की खवातीन की ऑडियो लीक की जा रही हैं, ये शर्मनाक अमल है। तो वो ये शर्मनाक अमल आपकी हुकूमत में कौन दोहरा रहा है, बताएंगे? सर भी देखें, 2018 से पहले ऐसे कभी न कोई ऑडियो आती थी, न कोई वीडियो आती थी, ना तो हमारे इदारों को जो है वो जगरसाई की जाती थी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे बैठ के। ये 2018 के बाद ही जो है वो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। ब्लूमबर्ग की अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें
तो उन्होंने बिल्कुल तहरीरी तौर पर उन्होंने लिखा है कि इमरान खान की हुकूमत ने जो हालात मुल्क के पैदा किए, आज बुनियादी तौर पर जो मुल्क का जो खाना खराब है उसका जो सारा क्रेडिट जाता है इमरान खान को जाता है। और जो सियासत के अंदर देखो ना, कभी भी सियासत में हरब आखिर नहीं होता, लेकिन इमरान खान ने हमेशा लाइन खींच दी हरब आखिर की क्लोज कर दें। जैसे मुशावरती अभी कमेटी जो बनाई गई, मैं देख रहा था शेख रशीद साहब जो है वो डेस्क पे खड़े होके, अब एक मेंबर वो है जो उस कमेटी का मेंबर है वो साथ खड़ा हुआ है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आप ये फैसले रोटों पर होंगे, अब जो फैसले होंगे वो चुनाव पर होंगे, पब्लिक के दरमियान होंगे, तो एक कमेटी का मेंबर तो साथ खड़ा हुआ है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये इस लाइन को उस लाइन पे जा रहे हैं जहां इस्तेकाम पैदा हो उस मुल्क के अंदर? ये चाहते ही नहीं मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम पैदा हो। और बात ये कि हम भी चाह रहे थे तहकीकात हो। देखिए ना, 2 चलते सूबे, आप बकौल आपके कि हम तो 2018 में भी कह रहे थे कि इलेक्टेड नहीं है साहब, ये सिलेक्ट हो करा है। फिर इसने कहा जी मुझे तो 50% इख्तियारात नहीं मिले। फिर इसने कहा जी मुझे तो बाजवा साहब ने कहा कि आप जो है वो इस्तीफे दे दो। तो हमने भी तहकीकात के लिए एक दरखास्त दी थी चीफ जस्टिस साहब को कि चीफ जस्टिस साहब चलते 2 सूबे, चलते पाकिस्तान के, देखें ना अभी ज्यादा जोर पंजाब के ऊपर, क्यों 65% आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। अब अगर पंजाब के इलेक्शन आप करा देते हैं तो उसका इफेक्ट लाजमी सी बात है बाकी सूबों पर भी आएगा। आप केपी के ऊपर जोर नहीं है, सिर्फ पंजाब की जो है वो इलेक्शन कराए जाए, फिर इलेक्शन कराए जाए। आप हम तो कह रहे हैं तहकीकात इस पर पहले होने चाहिए, सो मोटोस के ऊपर लेना चाहिए कि चलता सूबा डिसोल्व करके फिर आप ये कहते हैं कि मैं इलेक्शन के लिए दोबारा लड़ने के लिए आ रहा हूं। भाई अक्सरियत तो आपकी थी ना। आप तो बात यह कि हमने अदम एतमाद भी आपका जो है वो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। जो है वो शहबाज शरीफ का साहबजादा जो है हमजा शहबाज वजीर आला बना, उसको भी हाई कोर्ट ने घर भेज दिया। तो चलते सूबों को आपने घर रवाना किया और अब आप जो है वो आप रोज आके जो है वो नई नई जो है वो स्पीचेस कर रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए बात ये कि आप आम आवाम का जो मसला ना अपना सच भी वो ये नहीं कि इलेक्शन मई में होंगे या अक्टूबर में होंगे। आम आवाम का मसला जो है वो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। सूरत हाल ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जिस मकसद के लिए हमने मुल्क ये संभाला था, मुल्क जो है वो हमने कहा था कि महंगाई से हम इस मुल्क को बाहर निकालेंगे, लेकिन ये बारूदी सुरंगें जो बिछा के गए हैं ना, ये बारूदी सुरंगें वो हैं। और उसके बाद इतनी प्लानिंग से ये कर इस तरीके से रहे कि सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं होने दे रहे। माशी इस्तेकाम उन मुल्कों में नहीं होता जब सियासी इस्तेकाम ना है। तो अभी भी आप ये देखिए सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा कि जब आप मुल्क की इतनी बड़ी जमात को कहते हैं ना कोल्ड शोल्डर दिखाएंगे, जब आप उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, ना वो आपके साथ बैठेंगे। आप ही हुकूमत है, आपका रवैया तो ऐसा नहीं होना चाहिए जा रहा ना। देखिए किसी भी जमात का ना सर कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई विजन होता है। तरीके इंसाफ का ना कोई विजन है ना कोई आइडियोलॉजी है। बात ये है कि वो तो जिनके कांधों पर बैठ कर आए थे, उनके मैंडेट की तोहीन कर रहे हैं। सर उनका मैंडेट पहले भी यहाँ नहीं था। मैं आपको बताऊं, मुल्क के अंदर अगर आपका 5 करोड़ 60 लाख वोटर है ना, तो 2018 के अंदर भी तरीके इंसाफ को सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख की वोट जो है वो 1 करोड़ 60 लाख वोट पड़े थे। 3 करोड़ 40 लाख जो वोट जो इस पाकिस्तान के अंदर पड़े थे वो ये 13-14 जो जमातें पीडीएम की, इन जमातों के वोट थे जो कि इसको ट्रांसफर किए गए और इसको वजीर आजम बना दिया गया। अब अदम एतमाद जब आता है तो 3 करोड़ 60-40 वालों ने अदम एतमाद इसमें नहीं किया तो लाजमी सी बात घर भेज दिया गया। अब सूरत हाल ये कि जो पार्टियां इस वक्त अवाम के अंदर जो मौजूद है, और देखे ना हमने भी 3.5 साल हमें जिस तरीके से अपोजिशन करने के लिए हमें जो स्पेस दिया गया, हमने तो बात यह है कि डेस्क भी बजाए, वॉकआउट भी किए और हमने जेन्युइन अपोजिशन की। अब ये सूरत हाल इनकी आपने एक आईनी ऑप्शन से एक आईनी हुकूमत को रुखसत किया, रैली अप्रिशिएट। आपने कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई गाड़ियां नहीं जलाई, सड़कें नहीं ब्लॉक की, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी हुकूमत आई, आपने कहा था कि ये श्रीलंका, नेपाल, भूटान बनाने आया था, हम इसको वापस उसी पुराने पाकिस्तान में लेकर आएंगे, और हमने भी आपका साथ दिया, कौम ने साथ दिया कि चले जी आ जाए। तो अब आप कौन से माफी मांगेंगे? 100 गुना महंगाई हो गई। देखिए साजिद भाई शर्मिंदगी के नहीं यार, हम नहीं आपको दे सके जो ख्वाब, क्योंकि इमरान खान ने भी 90 दिन का टाइम दिया था इस कौम को। सर देखिए हमने तो 90 दिन का टाइम नहीं दिया था। हमने ये कहा था कि बिल्कुल श्रीलंका नहीं बनने देंगे इस मुल्क को, और जिसकी जो ख्वाब इमरान खान साहब देख रहा है, अब श्रीलंका बना, कल श्रीलंका बना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली सक्सेस जो थी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। दूसरी हमारी जो सक्सेस थी, तमाम इदारों के अंदर जो लाजमी सी बात है कि इंटरनेशनली हमारे ताल्लुकात जो है वो ताल्लुकात डिस्टर्ब थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल साहब ने पूरे पाकिस्तान की जो है वो एक अहमियत बढ़ाई, पूरी दुनिया के अंदर एक ताल्लुकात पैदा किए, जिसका अभी वजीर आजम ने भी कहा कि एक बड़ा जहाज जो है वो आ रहा है रशिया से। तो ये जो चीजें थी, जो बेड़ा गर्क करके बैठा, सऊदी अरब से हालात खराब थे, आपके तुर्की के साथ हालात खराब थे, कभी मलेशिया के साथ कहता था कि आप कॉन्फ्रेंस बुलाएं मैं आऊंगा, और फिर यहां से पीछे से कॉल आती थी तो घर बैठ जाता था। जो इंटरनेशनली ताल्लुकात अभी तक तो समर आवाम तक नहीं पहुंचा ना। चले अल्लाह करे वो जहाज आए और जो पेट्रोल 282 रुपए है वो हमें 100 रुपए में मिले या 150 में मिले, कौम तो यही चाह रही है और आप लोग कर रहे हैं।
अभी तक नहीं कर पाए। देखिए 100 गुना महंगाई आपने बढ़ा दी आते ही, बताऊं तो इस पे कुछ मदद करेंगे कौम से? देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप बैठते हैं ना किसी सीट पर तो आपको पता लगता है कि बारूदी सुरंगें जो है ना उसकी बुनियादें कहां कहां डली हुई है। सबसे बड़ी जो बारूदी सुरंग ये बिछा के गए, आपके जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो IMF के पास रखवा के गए। इस मुल्क के अब जो फैसले होंगे वो IMF करेगा, इस मुल्क के बजट IMF बनाएगा, तो महंगाई की जो शरह है वो उसको कंट्रोल IMF करेगा। तो बहुत सारी चीजें देखें ना, एक शख्स के पैर पर जो है वो मामूली चोट लगी, 4 माह लग गए उस प्लास्टर को उतरते। आप इस पे करें 3.5 साल के अंदर रेलवे का निजाम का बेड़ा गर्क, मुल्क के अंदर बिजली का बेड़ा गर्क, गैस का बेड़ा गर्क, जो है वो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क, GDP रेट का बेड़ा गर्क करके, और आखिरकार आप ये कहें कि 1 साल के अंदर 3.5 साल का कचरा जो है वो आप PDM जो है वो उसको ठीक कर ले, जिसकी तो कारकर्दगी के बारे में आप ये कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। सर जिसको आप लीडर कह रहे हैं, मैं समझता हूं ये कि वो लीडर नहीं है। एक मुल्क के अंदर जिसको वो एक लीडर की हवा भर के लेकर आए थे, इस मुल्क को मुसल्लत किया था, वो बात ये है कि वो सोशल मीडिया तक लीडर है। इस मुल्क के अंदर मैं आपको बताऊं 3.5 साल सिर्फ ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो है वो ये सियासत करता रहा है और मुल्क के अंदर जो मंसूबे देता रहा। देखें लीडर जो होता है ना, लीडर का मतलब होता है, लीडरशिप का मतलब होता है लीड करना, और शिपमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। इसने इतनी जबरदस्त लीडरशिप माशाल्लाह संभाली थी इस मुल्क के अंदर, कभी इसके मुंह से कोई अल्फाज अच्छे की ना नवीद हमने सुनी, ना कभी अल्फाज अच्छे निकले, कभी अंडों की बातें, कभी कट्टों की बातें, कभी WC की बातें, आप लोग कभी करप्शन साबित करें ना इमरान खान पर। सर इमरान खान ने बगावत के केसेस बना दिए। आज ये जो उसने गबन किया इस मुल्क का, कोई कौमी खजाने को उसने नुकसान पहुंचाया, तो आप साबित करें ना। सर सबसे बड़ा गबन तो बात यह कि जिस घर में वो रहता है बनी गाला वाला, जो 400 केनाल पर जो है वो बना हुआ है, सबसे बड़ी करप्शन तो बात यह कि 1 करोड़ पे पर केनाल वो जमीन थी जो 6 लाख रुपए में जो है वो इन्होंने लीगलाइज कराई गई, और उसको जो है वो सबसे बड़ा देखा बुनियाद घर भी गपन है। तो ये तो आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं इमरान खान, आप उसको साबित करें ना जुडिशरी में, उसको सजा दिलवाना उनको। सर इमरान खान तो समझदार आदमी था, बात यह कि उसने चोरी नहीं की, उसने चोर रखे हुए थे। अपना जो है वो अलीम खान जैसा जो है वो ऐसे बड़े बहुत सारे चोर इकट्ठे किए हुए थे जो चीनी माफिया की शक्ल के अंदर थे, कोई पेट्रोल माफिया की शक्ल में थे, कोई जो है वो की शक्ल के अंदर थे। कहां हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए ना। जो सहूलतकार थे वो अपने घरों को रवाना हो गए। आप सूरत है वो आपकी हुकूमत है, आप कौन के सामने लाएंगी? ये इसने गबन किया था और ये खान साहब का तो रिपोर्ट उसके दौर के अंदर ही बात ये कि वो निकल कर आफाई के आगे थी, आकर जहांगीर अलीम खान कह रही है कि हुकूमत में आते ही आप लोगों ने खुद को एनआरओ दे दिया। सर ऐसा नहीं है। देखें ना, बात यह कि जितना वक्त, एक तो मसला यह है कि जिस मकसद के लिए इमरान खान को लेकर आए थे वो मकसद मुल्क के ऊपर तरक्की की जो है वो तरफ जाना ही नहीं था। सिर्फ वो खुद कहता है कि मुझे इख्तियारात नहीं थे मेरे पास, लेकिन मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर किन के पास वो इख्तियारात थे? बात यह कि इमरान खान था सिर्फ एक कैसेट का प्ले जो है वो एक बटन, जिसका काम था मैं छोड़ूंगा नहीं, आज जनेब ये करेगी, आज फला करेगी, पुराने केस खोलेगी। इमरान खान जो है इस मुल्क के ऊपर, अगर आप इनसे पूछें, मेरा भाई कोई तरीके इंसाफ से उससे पूछें कि 3.5 साल के अंदर कोई कारखाना बताएं, कोई मोटरवे बताएं, कोई एयरपोर्ट बताएं, कोई यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, किसी ऐसी चीज का नाम बताएं जो 3.5 साल में इफ्तिताह करके गए हो। तो 3.5 साल बाद अब ये कह रहे हैं हम दोबारा आएंगे 2-1 के बाद। भाई आप तो 18 के इलेक्शन के अंदर जिन पे सवार होकर आए थे, जब भी आपको 2 या 1 करोड़ 60 पे आप उस वक्त मौजूद थे, जो लंबे लंबे ख्वाब लोगों को जो है सुनाकर आप आए थे। मैं आता हूं शाह साहब, आपने देखा कि मुल्क भर में डिजिटल सेंसस हुए, मरदमशुमारी हुई, जिसपे MQM पाकिस्तान समेत तहरीक इंसाफ को भी बड़े खदशात हैं। इसका भी मुझे जवाब दिएगा। दूसरा ये कि आज कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए की जो फंड देने थे, जो रिलीज करने थे, इलेक्शन कमीशन को देने थे, उसका बिल भी मुस्तरद कर दिया। जी बिल्कुल साजिद, ये आपने जो सेंसस की बात की, सबसे पहले तो इस तरफ आते हैं तो आज उस हवाले से जो है बाकायदा अहकामात आए गए कि जिन जिन एरियाज की निशानदेही की गई है और सेंसिटिवली जाके जो है वहाँ के सेंसस मुकम्मल किए जाएं। कुछ चीज़ें ज़ाहिर वक्त की कमी की वजह से भी रही होंगी और कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक भी होती हैं, हर काम पूरा मुकम्मल कभी भी नहीं होता। तो उसके लिए अहकामात आ गए हैं कि उनको कंटिन्यू किया जाए और डेट भी एक्सटेंड की गई है, आपको मालूम होगा। दूसरा आपका सवाल था कि 21 अरब रुपए का बिल मुस्तरद कर दिया आज पार्लियामेंट ने। जी, उसमें मैं आपसे अर्ज करूं कि हम पिछले प्रोग्रामों में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, हम पिछले प्रोग्रामों में भी कह चुके हैं। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्टेट बैंक के गवर्नर करते, उन्होंने नहीं की, उन्होंने वो फंड निकाल के मुंजमद कर दिए। लेकिन एज पर लॉ जो है उसकी अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट देगी, वहां से अप्रूवल आएगी, वो नहीं हो रही।
तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोई भी नहीं आ रहा, मैं जहां तक समझ सकता हूँ, मेरी छोटी सी अकल ये कह रही है। सही। बाकी हम इस तरफ आते हैं कि जो इन्होंने जिक्र किया ऐवान साहब ने, कि हम ये देख रहे हैं कि 2018 में ऐसे बीज बोए गए जिनके नताइजात सामने आ रहे हैं, खास तौर पे इंतकामी और बदकलामी दोनों चीजों के। आज भी मैं कहता हूं कि इमरान साहब इतने बड़े लीडर हैं और पूरा बकौल दुनिया के जी सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और बड़ी रेटिंग है, बड़े वोट हैं, वोट बैंक मजबूत है, सब चीजें अपनी जगह। एक बात है कि इन्होंने तकरीबन जितनी अभी जमातें जो हुकूमत में बैठी हैं, इन्होंने कहा यार ये सिलेक्टेड आया, जब ये आ गए, अच्छा चले जी सिलेक्टेड आ गया। अब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि जी मुझे बाजवा ने कहा असेंबलियां तोड़ दीजिए, ऐसा ही है, कोई बात तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा आप मुझे ये बताइए असेंबलियां टूटने की तारीख क्या है? असेंबलियां टूटी है बाजवा साहब के 6 महीने बाद, जब वो जा चुके थे। असेंबलियां ड्यूरेशन में टूटी ही नहीं है। तो कुछ बोलने के लिए कुछ चीजें एक जगह की जाती हैं ताकि सच्चाई साबित हो। ठीक है। वो मैं नहीं समझता कि वो ये बात में कहीं वजन नजर आ रहा है। ये आप जो है वो किसी की करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं या इल्जामात करके अपनी सियासत कर रहे हैं, ये गलत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन हुए, कल परसों में खबर चली कि जी वो रिहाई की गई कारकुनान की जो यहाँ नहीं थे वहां नहीं थे, बाजियाब हो गए, उनको घरों पे पहुंचाया गया मुत्तहदा गवर्नमेंट की जानिब से। तो मैं भी उस पर भी मैं यही कह रहा था, ये एक सवालिया निशान है कि ये लोग थे कहाँ, कौन सी जुडिशरी में थे, कौन सी लॉकअप में थे, किसकी कस्टडी। अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं शाह साहब। देखें अक्टूबर जो है वो फाइनली बड़ा इम्तहान है इस गवर्नमेंट का, क्योंकि अक्टूबर को टेन्योर की टाइमिंग पूरी हो रही है, खत्म हो रही है। ओके। अब वो लाजमी जो है उस पर अमल दरामद करना है। मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान जितने मजबूत हाथों के साथ आए थे, इस हुकूमत को अपना जो ये 1.25 साल पूरा कर रही है तकरीबन, इसको वो जड़ें निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही है। बड़े मजबूत हाथों से आए थे और अब इलेक्शन में जाने तक अगर ये जड़ें पूरी तरह निकल सकी तो शफाफ इलेक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे। और अगर ये जड़ें नहीं निकल सकी, क्योंकि 75 साल अगर हम देखते हैं तारीख के और जमहूरियत के साल देखते हैं, तो जाहिर है जो जड़ें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी वो बड़ी मजबूत समझी जाती थी अपने एतबार में, कि भाई इन्होंने बड़ा अच्छा नेटवर्क बिछाया हुआ हर इदारे के अंदर। सही। जो सहाफती बातचीत में कर रहा हूँ, उससे कहीं खतरनाक नेटवर्क जो है वो 3.5 पौने 4 साल का है। ठीक है। वो गले पड़ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन का टाइम जब आएगा तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन अगर शफाफ हुए तो बड़ा सख्त कंपटीशन भी होगा, ये बात भी तय। जीत कौन रहा है? देखिए अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं और जमहूरियत की बात होती है, बिल्कुल नीट क्लीन इलेक्शन होते हैं, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, किसी इदारे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो रिगिंग नहीं होती, तो उस सूरत में पीटीआई बड़ा सख्त कंपटीशन देगी इन लोगों को, हर जगह पे देगी और जीत भी सकती है। वज़ीर आज़म उनका हुकूमत तो मखलूत नजर आ रही है, ये मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, ये तो एक दूसरे की मोहताजी अब रहेगी, अब तो एक ट्रेंड बन गया है। तो खान साहब सर एमक्यूएम को अब दोबारा कहाँ लेंगे? देखें एमक्यूएम की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ अगर इलेक्शन हुआ तो एमक्यूएम या जो मैं नहीं समझता कि मजीद सीटों में कोई आगे मामला चलेंगे। अच्छा, लेकिन ये कि देखें हर सियासी जमात का एक दौर होता है। बकौल ऐवान साहब के कि जी पीटीआई चल रही थी, फिर अभी आपके तजज़ियाकार कह रहे थे कि अब वो बात नहीं रही, उनका बनता नहीं है शराइत रखना, ये आपके तजज़ियाकार कह रहे थे अभी। तो मकसद कहने का ये कि हर चीज का एक उरूज होता है, एक जवाल होता है। सियासी पार्टियों के उरूज जवाल भी होते हैं। पीपल्स पार्टी आप मुझे बताइए कितनी पावरफुल जमात थी, ठीक है, ठीक, और बड़ी नुकसानात करके इसने कुर्बानियां देके सियासत की है, जमहूरियत को चलाया। जमहूरियत को सही मायनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारुफ कराया, आइन को लाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ था। लेकिन आज पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में और बड़ी तकलीफदेह मराहिल से गुजर रही है। आगे दूसरी हुकूमतें आनी है शाह साहब, तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी से वाबस्ता जितने लोग हैं उनसे कौम नहीं पूछेगी कि 90 रोज में इलेक्शन आइन में लिखा हुआ है और वो आइन भी भुट्टो साहब का बनाया हुआ है, तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? देखिए कौन सी यहाँ पे जंग लगी थी, कौन सी यहाँ पे मुल्क में इमरजेंसी थी? अगर इकोनॉमिक क्राइसिस थे तो आप इकोनॉमिक क्राइसिस की आप मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते। बड़े दूरदर्श सियासतदान हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, और उन्होंने, आपने याद होगा कि कल या परसों, मेरा ख्याल है कल की बात है, उन्होंने कहा भी है कि हम मजबूरन अलायंस करके बैठे हुए हैं। जुमले हैं उनके ये बड़े इसके अंदर बड़ी गहराई है, क्योंकि एक्चुअल 2 अपोजिशन पार्टियां चलती थी, एक ये एक वो,
हाँ, और बड़ा टफ कंपटीशन होता था। अब उन्होंने ये मजबूरन का लफ्ज इस्तेमाल करके ये बताया है कि हम मुल्क की बका के लिए शामिल हुए हैं। तो मुल्क की बका क्या थी कि मुल्क की बका थी कि मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाए, मईशत बेहतर हो। वो भी चीजें नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही। ठीक है, आवाम तक उनके मसाइल का हल नहीं पहुंच रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई कमर तोड़ हो चुकी और किसी ने भी आवाज नहीं उठाई इसके ऊपर। बातें हुई है, खाली डिस्कस हुई है। इमरान खान के दौर में बाकायदा रैलियां निकली, आपको याद होगा, महंगाई बिल्कुल ऐसे ही है, चले मार्च हुए, लेकिन इस वक्त कोई आवाज नहीं उठ रही। तो मेरा अपोजिशन से हमेशा ये सवाल बनता है कि यार आप इतना शोर कर रहे हैं, शराइत रख रहे हैं असेंबली और हुकूमत के लिए, आप एक रैली और निकाल दें यार, लाहौर से इस्लामाबाद तक की निकाल दें। महंगाई के लिए आवाम को तो पता लगे कि यार हमारे लिए कोई निकला। अशिया खुर्दनोश नहीं है दस्तरस में, आवाम के दस्तरस में नहीं है। लोगों के बच्चे किस तरह अपनी फीसें लोग भर रहे हैं बच्चों की और किस तरह उनको खाने खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, ये हम जानते हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे होते हैं। ठीक है, आगे आपका पॉइंट सर। आप आगे क्या करने जा रही है आपकी हुकूमत? इक्तदार का नशा ही कुछ ऐसा है कि एक बार बैठे तो फिर हटने का दिल नहीं चाहता, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात यह है कि आपने तो हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हुए हम आगे बढ़े। देखिए ना, मौजूदा जो अभी हालात हैं, जो हालात इस वक्त बने हुए, हमारी ख्वाहिश भी ये और हमारी कोशिश भी ये कि खासतौर पे इदारों के टकराव ना हो। इदारों के टकराव माजी के अंदर हमने देखा, जब इदारों के टकराव होते हैं नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। खान साहब से आप लोगों को कितना डर है? इतना डर है कि आप लोग आइन तोड़ने जा रहे हैं लेकिन आप इलेक्शन नहीं करवा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। आइन ना तोड़ा है, ना आइन कोई और तोड़ सकता है। देखिए ना, बात ये है कि कोई ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ऐसा नहीं है। कल जब आप ऑपोजिशन की बेंचों पे होंगे और वक्त हुकूमत को कह रहे होंगे सर 90 डेज में आपने इलेक्शन करवाने हैं, तो वो आपको ये दिन याद नहीं दिलाएगा? देखिए 90 डेज के अंदर देखें आर्टिकल जो इनका 224 जो है वो इस बात की जस्टिफिकेशन देता है कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। देखें अभी आपने कहा कि हालात साजगार है, ऐसा नहीं है, साजगार है। देखें तरीके इंसाफ ने एप्लीकेशन जमा कराई, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो तमाम सिक्योरिटी इदारे जो माजी के अंदर जो है वो संभालते रहे चीज़ों को। इलेक्शन कमीशन ने उस पर दरख्वास्त दी थी हमारी मसला अफवाज को कि 3 लाख और कुछ 32,000 या 29,000 हमें जो है वो लोग चाहिए होंगे इन दो जो है वो सूबों के अंदर इलेक्शन कराने के लिए। अभी इस वक्त आपके सामने कल सवात के अंदर जो है AVCC के जो हेडक्वार्टर के ऊपर, सॉरी थाने के ऊपर जो हमला हुआ, फिर आपने देखा कि पुलिस जो है वो लाइन पर हमला हुआ KPK के अंदर, और इसी तरीके से कराची के अंदर जो है वो यहाँ CCPO के ऑफिस के ऊपर हमला हुआ। तो इस वक्त जो KPK के हालात हैं वो बिल्कुल भी मुनासिब या ठीक नहीं है। तो हम इमरान खान की हुकूमत में भी इमरान खान साहब को खुद ये बात कह रहे थे कि आपके अपने वजीरों को वहां बत्ते की पर्चियां आ रही हैं TTP की तरफ से, वहां तावान मांगा जा रहा है। फॉर्मर वजीर आजम इस मुल्क में शहीद हुई, उसके बाद भी इलेक्शन हुए? बिल्कुल इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने भी थे। उस वक्त जो हालात इन्होंने बनाए हुए थे, जो उस वक्त आमरीत जो है फल फूल रही थी और आमरीत समझती थी। अब मुतहमिल है कि किसी और लीडर की शहादत दी जाए? देखिए मैं तो पहले कह रहा हूं कि हालात पहले साजगार होने चाहिए। अभी आपके पास देखिए 2 चीजें, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी हमारा फंड नहीं है। आपके सिक्योरिटी फोर्सेस जो आपके लाइन फोर्सेस इदारे हैं, खासतौर पर हमारी मसला अफवाज है, वो खुद उन्होंने इन रिटर्न जो है मिल के बाकायदा उन्होंने मिल के इन रिटर्न दरखास्त जमा कराई कि वजीर दिफा की तरफ से दरखास्त गई कि हम इस वक्त KPK के अंदर हम बहुत बुरे तरीके से मसरूफ हैं, इस सूरत हाल के अंदर हम फौज नहीं भेज सकते इलेक्शन के अंदर। तो आपको हमें समझ आ जाना चाहिए। और आर्टिकल जो आपका 64 है, आप अगर उसको देख ले, ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ाए जा सकते हैं। हमारा आइन इस बात की इजाजत देता है, और अगर आइन हमें इजाजत देता है तो फिर आपकी और हमारी जो है वो मर्जी पर तो इलेक्शन नहीं होंगे ना। बात यह है कि इलेक्शन हमें आइनी तौर पर इलेक्शन करवाने। फिर जो अभी हालात जो बने हुए हैं आपके पास, आपको पता है, आपके इल्म के अंदर पता नहीं है, नहीं है 600 कुछ अरब में आपको बताऊं कि अगले माह हमने IMF की किस्त अदा करनी है। अब 600 अरब में से आप निकालें 88 अरब रुपए जो इलेक्शन में दरकार है। अब ये बताएं कि आप पहले उनकी किस्तें अदा करेंगे, ये 44 अरब रुपए के नीचे ये मखरूज करके पाकिस्तान आपको याद बगैर कारखानों के निकल गए। मेरी आज की स्टोरी थी नहीं, आपको याद होगा 15 दिन पहले हमने कहा था कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल होके जा रही है और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम को चीनी महंगी मिलेगी। 90 रुपए से 130 रुपए पे चीनी चली गई सर। बिल्कुल, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक एक्शंस हुए हैं, और एक्शंस ऐसे हुए हैं कि जो खासतौर पे गंदम यहाँ से अफगानिस्तान जा रही थी उसके ऊपर जो है वो छापे लगे, बॉर्डर सील कर दिए गए, और ऐसे जो माफिया इस मुल्क के अंदर
जो मौजूद है। देखें ना, यहाँ इस मुल्क के अंदर एक तो माफियाज का बड़ा होल्ड है और ये रेट बाकायदा चैलेंज करते हैं। यहाँ इस मुल्क के अंदर आप गंदम माफिया है, पेट्रोल माफिया है, डॉलर माफिया है, सोना माफिया है। माफियाज क्यों सर जो है वो उठाते हैं? जब आपकी तमाम जो पार्टियां, आपका जो पार्टियों आपस में इत्तेफाक ना हो और वो आपस में गत्तम गुत्ता हो, तो फिर ये जो माफियाज होते हैं ना सर, ये फिर सर उठाना शुरू करते हैं। अभी तो आप सारी पीडीएम की जमातें एक तरफ, एक पेज, एक हुकूमत है, अब भी स्मगलिंग हो रही है सर। अब पीडीएम की तमाम जमातें एक तरफ हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 600 टन स्मगल जो अफगानिस्तान, जो यहाँ से इमरान खान ने तोहफा दिया था अफगानिस्तान को, और उस वक्त इनको ये भी पता था कि बारिशें आगे होनी है और बारिशों के अंदर नुकसान उठाना है। वो तो और आप बकौल आपके, आप लोग जब ऑपोजिशन में थे तो उनको कहते थे सिलेक्टेड है, नाअहल है, नाकाम बंदा है, कॉम्पिटेंट नहीं है। आप हाजी अलहाज सारे मौलवी तहज्जुद पसंद सारे आप लोग अब बैठे हैं, तो अब क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए जो कुछ हो रहा है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करें ना, फिर नहीं साहब कौन से माजरत करें? देखिए जो हम माजरत को आए कि आपकी चीनी स्मगल हो गई और आप महंगी चीनी इस्तेमाल कर। साजिद भाई देखे ना, बात ये हम माजरत को आए कि 100% बिजली के बिल बढ़ गए। हम माजरत को आए कि हर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हमारे आने से आम आदमी का चूल्हा जला नहीं बल्कि बुझ गया। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि हम माजरत खाएं, इस मुल्क के ऊपर अंडे मुर्गे कटे वालों जो है वो 3.5 साल का बेड़ा गर्क करके गए, और हम माजरत खाएं उनके लिए जो इस मुल्क का सत्यानाश करके गए, जो मुल्क के अंदर जो किधर कारखाने छोड़ के गए थे हमारे लिए, या काश करदा। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी मिसाल आपको देता हूं, पिछले साल सर बारिशों का 90 साल का रिकॉर्ड टूटा। सिंध हुकूमत ने दरखास्त की पंजाब हुकूमत को कि हमें आप ये बताएं कि हमारे पास स्पेयर में कितनी गंदम मौजूद है। इन्होंने कहा इतनी गंदम मौजूद है कि हम 6 महीने आराम से निकाल लेंगे, आपको जो है वो बलूचिस्तान को भी गंदम देंगे, हम सिंध को भी देंगे। हाल क्या किया मैं आपको बताऊं, पंजाब हुकूमत जो कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, जो जिसकी जो है वो आके बैठ के पंजाब के अंदर आके, सूरत हाल ये थी मैं आपको बताऊं, गंदम के लिए हम हाथ फैला रहे थे और पंजाब हुकूमत ने अफगानिस्तान उठा के गंदम यहां से स्मगल की। देखिए मैं आपको बताऊं साजिद भाई, जो भी कुछ इस मुल्क के अंदर होता रहा माजी के अंदर, देखिए पहले आमरियत, फिर जमहूरियत, जमहूरियत, आमरियत, जमहूरियत। उसके बाद हमने पहली दफा ऐसा देखा कि सालिसी का किरदार अदा करने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कूद गए मार्केट के अंदर कि हम अब फैसला देंगे इलेक्शन किस वक्त पे होने चाहिए। तो मैं तो अब ये अर्ज ये करूं कि आज तक तो फैसला ही नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर, चलाना किसने इस मुल्क को, चलाना किसने इस मुल्क को, निजाम किसने चलाना है। अब सूरत हाल ये है कि सियासी इस्तेकाम से बाहर नहीं आते, एक नया इस्तेकाम इस मुल्क के अंदर नई जो है वो रविश एक डाल दी गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सूमोटो लेके चलते हुए जो है वो सूमोटो मैं कह रहा हूं बनता है, उससे पूछे ना अभी 88 अरब रुपए के, हम तो आज भी दरखास्त जमा कराई सुप्रीम कोर्ट में, चलता सूबा इसने डिसॉल्व किया है, 88 अरब रुपया दे दे, इलेक्शन कल करा देते हैं। पैसे चाहिए आपको सर, अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए आपको। इलेक्शन कमीशन के अंदर लाजमी सी बात है, इलेक्शन कराने के लिए बड़े लोगों की तादाद चाहिए, टीम चाहिए आपको, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों की रहनुमाई चाहिए। कैसे हो सकती है? मैं लास्ट सवाल है, बड़ा गहरा सवाल करने जा रहा हूं शाह साहब आपसे। मैंने जो नईम अमान साहब से कहा कि माजरत करें कौम से, इन्होंने कहा कि हम माजरत नहीं करेंगे, माजरत वो करें कि जिन्होंने माजी में हुकूमत की है। किसकी माजरत बनती है सर? अब देखें, ब्लेम गेम तो यहाँ हो नहीं सकता, बात सच्चाई पे हो सकती है, और इनके बैठने से मुझे ये फायदा है कि शायद ये मेरी बात जो है वो आगे तक पहुंचा सके। अभी इन्होंने जिक्र किया कि माफियाज बहुत ज्यादा हैं और रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, तो बड़ी हैरत की बात है कि सिंध में तो 15 साल तकरीबन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है और इसकी हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं। अगर माफियाज और सिंध में से कोई काम इस तरीके का हो रहा है, छोड़ देनी चाहिए तो फिर तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। दूसरा मैं आपको बताऊं, बड़ी क्लियर बात कर रहा हूं, और ये बात तमाम हमारे पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है उन तक जानी चाहिए। इलाकाई बंदिश हुई है। अगर किसी एरिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वोट बैंक है, वहां छतें डल रही हैं, एक्स्ट्रा कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं गिरा रहा, वहां गुटखा मावा का जो काम हो रहा है वो लड़के धड़ल्ले से कहते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, बैन लगा हुआ है। ये जो छोटी छोटी ईरानी पेट्रोल के सिलसिले, ये सारे मामला, तो वहां जब मैं जाती तौर पे सर्वे पे जाता हूं, मैं देखता हूं कि यार ये तो सियासी अम्ब्रेला के नीचे है, और पूरा मोहल्ला जानता है सियासी अम्ब्रेला के नीचे। और जिन एरियाज में दूसरी पार्टीज का कहीं वोट बैंक है, वहां डीसी साहब खड़े हो जाते हैं गिरवाने के लिए, डिमोलिश करो। बात मैं देखें, मैं तर्क बोल रहा हूं, लेकिन ये समझने के लिए पार्टी के जहां पे मैंडेट है, जहां पे उनका होल्ड है, बिल्कुल मैं वहां पर जो करप्शन होती है उसका आप सारा मलबा, अच्छा हो क्या रहा है इसमें, नहीं इसमें नुकसान मलबा नहीं डाल रहा, बड़ी समझ की बात कर रहा हूं कि इनके लिए फायदा है।
अब हमने पूछा यार तुम मिसाल के तौर पर ये इतना गंदा काम गुटके मावे का कर रहे हो, उस पर बैंड लाइक क्यों कर रहे हो? वो जल्दी से किसी सीनियर का नाम ले देंगे, जी कादिर पटेल साहब बताएं, जी वो डॉक्टर आसिम साहब। यार अब आप नाम अजीब लोगों के ले रहे हो, चोर हो तुम, इस काबिल भी नहीं हो कि उनसे जाके मिल लो, इतनी रीच भी नहीं है, अल्लाह माफ करे। लेकिन कारकुन हो, वोट बैंक है, इलाकाई रहनुमा तुम्हारी पुष्पनाई कर रहे हैं, समझ में आती, लेकिन बड़ों को बदनाम नहीं करो ना, उनको तो पता भी नहीं कि हो क्या रहा है हमारे अम्ब्रेला के नीचे और हमारा नाम ऐसे लोगों का कला कमा करना तो हुकूमत वक्त का काम है ना, कि आपका नाम अगर इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप नहीं इस मामले को सख्ती से देखेंगे और नहीं चेक एंड बैलेंस करेंगे तो आने वाले वक्त में अगर मेरा बच्चा जो है वो खुदा ना खास्ता गलत रविश पे चला जाता है, नशे में लग जाता है या गुटखा मावा की लत में लगता है, गलत चीजों में लगता है, मुझे बड़ी अजियत होगी कि यार पीपल्स पार्टी के लड़के काम कर रहे थे। ये इसमें साजिद भाई इस मुल्क का आइन और कानून कहता है कि मैं इल्जाम लगाऊं आप चोरी करते हो, पेट्रोल बेचते हो, आप गुटखे बेचते हो, मेमपुड़ियां बेचते हो, तो मैंने साबित आप पे करना है, आपने नहीं अपने आप को क्लियर करना। अगर आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं और वो जो है वो नाम खराब करते हैं पीपल्स पार्टी का, आप निशानगी करें बिल्कुल। अगर कोई नाम इस्तेमाल कर रहा है, साथ बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, कादिर पटेल को भी इस बात का नहीं पता, लेकिन नीचे जो है वो सारा काम हो रहा है। देखें होता ही है कि आपके लिए थाने भी खुले हुए हैं, आपके लिए कचहरियाँ भी खुली हुई हैं, कोर्ट्स भी खुले हुए हैं, और हमारे जो है वो कंप्लेंट सेल भी जो है पीपल्स पार्टी के मौजूद है। अगर हम कहीं पे कोई गड़बड़ करते हैं तो कंप्लेन आने के बाद फौरी तौर पे उस पर कमेटी बनती है और एक्शन होता है बाकायदा, और कमेटी जब तक उसको क्लियर ना करे उसको घर में बिठा दिया जाता है। तो बात यह कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल करके वो गलत कामों की तरफ जाते हैं, लेकिन आप ये कहें कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हैं और झंडे उठा के वो कुछ ऐसा करते हैं। सर आजाद यहाँ पर जर्नलिज्म है। अब गली कूचे पर भी जो है वो आपको पता है कि इतने यूट्यूब चैनल बन चुके हैं ना, बात खुली है। तो फिर वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुझे स्टेटमेंट याद आ गई है कि मैंने जब बोलना शुरू किया तो बात दूर दूर तक जाएगी। आपको याद होगा नासिर हुसैन शाह ने कई वाटर हाइड्रेंट मिसमार किए, सील किए, गैर कानूनी जो थे, क्या आज नहीं चल रहे? देखिए फिर तो अगर मैं बात दूर तक जाएगी तो फिर तो बहुत कुछ इस कराची में चलता था। बड़े अच्छा शहर है, बड़े जालिम है तेरे शहर के लोग, बड़े जालिम है मेरे शहर के लोग, कत्ल करते हैं और पूछते हैं जनाजा किसका है। यहाँ तो बात यह कि ना मस्जिदें छोड़ी थी, ना स्कूल छोड़े थे, ना इमाम बारगाहें छोड़ी थी, काट काट के चाइना कटिंग हम नहीं करते थे, और जो लोग करते थे वो भी आपकी भी इल्म के अंदर है। यहाँ जिस तरीके से कत्ल वगैरह कराची के अंदर जो कुछ होता रहा माजी के अंदर बहुत कुछ होता रहा। देखिए ना नासिर साहब ने अगर वो एविडेंस खत्म किए तो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के अंदर मैं आपको बताऊं एक ऐसा माफिया था उस वक्त वाटर बोर्ड के अंदर कि आपकी भी आपके इल्म के अंदर मौजूद है कि वहां जब चाहते थे वो अपने इलाकों के वाल खोलते थे, जब चाहते थे वाल बंद करते थे। जहां उनका वोट बैंक होता था वहां पानी जाता था, जहां वोट बैंक नहीं होता था वहां पानी नहीं जाता था। बहुत सारी चीजें अंडर आउट ऑफ कंट्रोल थी, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने कंट्रोल की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कंट्रोल करने की जरूरत भी है। लेकिन बात यह ना कि आपको दुख नहीं होता कि अहले कराची नल खोलता है पानी नहीं है, फिर वो फोन करता है टैंकर वाले को, यार पानी देना, आ जाता है पानी। बड़ा दुख होता है सर, बड़ा मुश्किल जो है वो एक 15 साल से ये मसला हल नहीं हुआ कराची वालों का। सर यहाँ तो मसाइल बहुत थे, ऐसे मसाइल थे कि यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती थी, इतनी पीपल्स पार्टी ने ट्रांसपोर्ट दे दी, अब तो राइट पे जाए, लेफ्ट में, नीचे पुलों से भी ट्रांसपोर्ट जाती है। पानी का लाजमी सी बात है सर, जो ड्रेनेज सिस्टम और पानी कराची का पानी कौन भेज रहा है? पानी अब जितने भी जो एड्रेन चल रहे हैं वो लीगल एड्रेन है, ऐसा नहीं है कि वो लीगल हो, वो बाकायदा उनके टैक्सेस हैं, उनके पे होते हैं। और जो इलीगल एड्रेन है जो खोलते हैं उनको छापे लग के वो बंद भी हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन 3 दिन से ज्यादा वो नहीं चलते। अब वो हालात नहीं रहे कि हाल गली के अंदर जो है एड्रेन हो, आप बहुत सारी अगर दुकानें खुल रही है और वहाँ पानी सप्लाई हो रहा है तो वो बाकायदा रजिस्टर्ड जो है वो बाकायदा अपनी रजिस्ट्रेशन कराई हुई उन्होंने। चले जी, इख्तिताम की तरफ मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।